Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज पृथ्वी की गतियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास है कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल की किताब, उसका तीसरा अध्याय और हाँ, यूपीएससी के कुछ पिछले सालों के सवाल भी। जी, और कोशिश ये रहेगी कि इन बुनियादी चीज़ों को मतलब पृथ्वी का घूमना, चक्कर लगाना, इनको अच्छे से समझें, खासकर यूपीएससी के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो दिन रात का बदलना है, मौसमों का बदलना, ये सब इसी से जुड़ा है। और देखिए, 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल आया भी था। अच्छा, क्या सवाल था? सवाल था कि मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का क्या कारण है। मतलब क्यों कभी दिन लंबे, रातें छोटी और कभी उल्टा होता है मौसम के हिसाब से। हाँ, ये तो बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें पृथ्वी की जो दो मुख्य गतियां हैं उन्हें देखना होगा। सही। तो हमारे स्रोत हो गए एनसीईआरटी अध्याय और ये पीवाईक्यू। चलिए फिर शुरू करते हैं इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले पहली गति, घूर्णन, रोटेशन। सुनने में तो लगता है बस पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह पर। हाँ, घूर्णन का मतलब यही है, पृथ्वी का अपनी धुरी, अपने एक्सिस पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है ना। हाँ, लट्टू की तरह। और ये धुरी, एक्सिस, ये कोई असली लाइन तो नहीं है? नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। पृथ्वी इसी के चारों तरफ घूमती है। और इसका सबसे सीधा असर, जो हम रोज महसूस करते हैं, दिन और रात, बहुत सीधा सा है। पृथ्वी घूम रही है तो उसका जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहां दिन, और जो पीछे अंधेरे में चला गया वहां रात। और ये लगातार होता रहता है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। अच्छा, और ये एक चक्कर पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है? करीब 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी को हम पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहते हैं, मतलब हमारी दैनिक गति। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर, जिससे दिन रात होते हैं। एनसीईआरटी में एक और शब्द था, प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या है? प्रदीप्ति वृत्त भी एक काल्पनिक घेरा ही है। ये ग्लोब पर उस हिस्से को अलग करता है जहां दिन है, उस हिस्से से जहां रात है। मतलब उजाले और अंधेरे के बीच की लाइन? हाँ बिल्कुल। अगर आप ग्लोब पर टॉर्च से रोशनी डालें तो रोशनी वाले हिस्से और अंधेरे हिस्से के बीच जो बॉर्डर बनेगा वही है प्रदीप्ति वृत्त। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा था कि ये वृत्त और पृथ्वी की धुरी, एक्सिस, ये एक सीध में नहीं होते। ऐसा क्यों? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और गहरी होती है। वो इसलिए एक सीध में नहीं होते क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर एकदम सीधी खड़ी होकर नहीं घूमती, वो थोड़ी झुकी हुई है। अच्छा, ये झुकाव वाली बात, कितना झुकाव है ये? पृथ्वी की जो धुरी है वो अपने कक्षीय समतल मतलब ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय समतल, ये क्या होता है? तो वो टेबल की सतह ही कक्षीय समतल है। अच्छा, तो पृथ्वी उस टेबल पर सीधी नहीं खड़ी बल्कि तिरछी खड़ी है, 66.5 डिग्री के कोण पर। एकदम सही। धुरी उस समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और इसी झुकाव की वजह से वो प्रदीप्ति वृत्त धुरी के साथ नहीं मिलता। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना होगा। घूर्णन 24 आवर्स, दिन रात, और ये झुकाव 66.5 डिग्री कक्षीय समतल से, और इसी वजह से प्रदीप्ति वृत्त धुरी से अलग रहता है। बिल्कुल, और यही झुकाव आगे चलकर मौसम बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पर सिर्फ घूर्णन और झुकाव से वो 2013 वाला सवाल पूरी तरह हल नहीं होता कि दिन रात की लंबाई मौसम के साथ क्यों बदलती है। हाँ, उसके लिए दूसरी गति समझनी होगी। जी, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। तो अब आते हैं परिक्रमण पर, रेवोल्यूशन। और वो 2013 वाला सवाल, दिन रात की लंबाई मौसम के साथ क्यों बदलती है, इसका जवाब परिक्रमण से कैसे जुड़ता है? परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, उस पर चक्कर लगाना। ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। ठीक है। अब उस सवाल का जवाब, दिन रात की लंबाई में मौसमी बदलाव का कारण सिर्फ परिक्रमण नहीं बल्कि परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर लगातार एक ही दिशा में झुके रहना है, वो 66.5 डिग्री वाला झुकाव। मतलब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तब भी वो झुकी हुई है, वो सीधी नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं।
यही सबसे खास बात है। वो पूरे साल उसी झुकाव के साथ चक्कर लगाती है और उसकी धुरी लगभग एक ही दिशा में रहती है, जैसे ध्रुव तारे की ओर। अच्छा। तो होता यह है कि साल के अलग अलग समय पर कभी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ ज्यादा झुक जाता है, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। हाँ। और जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है उसे ज्यादा देर तक ज्यादा सीधी धूप मिलती है। तो वहां दिन लंबे और गर्मी। बिल्कुल। और दूसरे गोलार्ध में ठीक उल्टा, वहां दिन छोटे और सर्दी। यही है दिन रात की लंबाई बदलने और मौसम बदलने का राज। अरे वाह, तो ये झुकाव और परिक्रमण मिलकर करते हैं ये सब। अब समझ आया उस PYQ का मतलब। अच्छा, ये पूरा एक चक्कर सूर्य का कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें लगते हैं करीब 365 दिन और 6 घंटे, मतलब 365 क्वार्टर दिन। 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन कैलेंडर में तो 365 दिन ही होते हैं, तो ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? ये लीप वर्ष वाला चक्कर यहीं से आता है क्या? एकदम सही पकड़ा। हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन गिनते हैं। हर साल ये 6 घंटे बच जाते हैं। हाँ। तो 4 साल तक ये 6 घंटे जमा होते हैं। 6 गुणा 4 हो गए 24 घंटे। यानी एक पूरा दिन। जी। तो इस एक्स्ट्रा दिन को एडजस्ट करने के लिए हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक दिन और जोड़ दिया जाता है। इसीलिए फरवरी 29 की हो जाती है हर चौथे साल। बिल्कुल। और उस साल को कहते हैं लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। कमाल है। तो परिक्रमण का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? मौसम बदलना। हाँ, मुख्य रूप से ऋतुओं का बदलना। गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद, ये पृथ्वी के परिक्रमण और उसके झुकाव का सीधा नतीजा है। अगर पृथ्वी झुकी न होती या चक्कर न लगाती तो हर जगह मौसम लगभग एक जैसा ही रहता पूरे साल। NCERT में वो चित्र 3.3 शायद यही दिखाता है। हाँ, वो चित्र बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे साल के अलग अलग हिस्सों में पृथ्वी की पोजीशन और झुकाव के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अलग अलग मौसम होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हो गया परिक्रमण, 365/4 दिन, लीप वर्ष और ऋतु परिवर्तन। जी। और मेंस के नजरिए से सोचें तो ये परिक्रमण और झुकाव सिर्फ मौसम ही नहीं बदलते, ये तय करते हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से को, किस अक्षांश को कितनी सौर ऊर्जा मिल रही है, कितने देर तक मिल रही है। हाँ, धूप का पहुंचना। बिल्कुल, इंसुलेशन कहते हैं इसे। और इसी से फिर हवाओं का पैटर्न, समुद्री धाराएं और पूरा वैश्विक जलवायु का जो पैटर्न है वो सब तय होता है। ये बहुत ही बुनियादी चीज है। सही बात है। चलिए अब इन मौसमों से जुड़ी कुछ खास तारीखों की बात करते हैं। अयनांत, सोल्स्टिस और विषुव, इक्विनॉक्स। NCERT में इनका जिक्र है, क्या है ये? अयनांत और विषुव, ये पृथ्वी के परिक्रमण पथ पर वो 4 खास दिन हैं जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं पर सीधी पड़ती हैं। ये मौसम के चरम या संतुलन के दिन होते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टिस, ये कब होता है? ये होता है 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। अच्छा। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एकदम सीधी लंबवत पड़ती हैं। सबसे ज्यादा झुकाव सूर्य की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है फिर? तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को वहां साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में वहां ठीक उल्टा, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो सर्दी का मौसम, दिन छोटे और रातें लंबी। समझ गया। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, सबसे लंबा दिन। अब इसका उल्टा, शीत अयनांत, विंटर सोल्स्टिस, वो होता है 22 दिसंबर को। अब स्थिति पलट जाती है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। अच्छा। और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और सबसे लंबा दिन? बिल्कुल, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और वहां साल का सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में, वहां सूर्य से दूरी और तिरछी किरणों के कारण सर्दी होती है और साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसीलिए हम इसे शीत अयनांत कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। जी हाँ। ये तो हो गए चरम वाले दिन, एक तरफ ज्यादा गर्मी, दूसरी तरफ कम। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब बराबर होता है सब। विषुव, इक्विनॉक्स। एकदम सही, विषुव। ये साल में 2 बार आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इन दिनों क्या खास होता है?
इन दोनों तारीखों पर पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। मतलब पृथ्वी का झुकाव तो है, लेकिन वो सूर्य के सापेक्ष साइडवेज होता है, ना कि सूर्य की तरफ या उससे दूर। अच्छा। और इस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें, कोई झुकाव नहीं सूर्य की ओर। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। बिल्कुल। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है बराबर रात। इन दोनों दिनों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। अच्छा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु स्प्रिंग आती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु ऑटम। और 23 सितंबर को इसका उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी में वसंत। क्या गजब का संतुलन है। तो ये 4 तारीखें 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये पृथ्वी की यात्रा के माइलस्टोन्स जैसे हैं। और प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है ये तारीख, कौन सी रेखा पर सीधी किरणें और गोलार्धों में क्या स्थिति। निश्चित रूप से ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और मेंस के लिहाज से भी देखें तो इन अयनांत और विषुव का महत्व सिर्फ भूगोल तक नहीं है। सोचिए, पुराने जमाने में लोगों ने कैसे इन्हें पहचाना होगा। खेती, त्योहार, कैलेंडर, सब कुछ इनसे जुड़ा रहा होगा। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं है, संस्कृति से भी जुड़ी हैं। सही कहा। तो अगर आज की बात को समेटें, पृथ्वी की 2 गतियां, घूर्णन 24 घंटे दिन रात और परिक्रमण 365 सवा 4 दिन, सूर्य का चक्कर, और इन सब के साथ वो सबसे जरूरी चीज, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव जी। और ये झुकाव और परिक्रमण मिलकर ही उस 2013 वाले PYQ का जवाब देते हैं कि दिन रात की लंबाई मौसम के साथ क्यों बदलती है और कैसे अलग अलग मौसम आते हैं। लीप वर्ष भी परिक्रमण से जुड़ा है। बिल्कुल सही सारांश है। ये दिखने में भले ही आसान लगे, पर ये भूगोल और खासकर जलवायु विज्ञान की नींव हैं। अयनांत, विषुव, ये सब पृथ्वी सूर्य के रिश्ते के अहम पड़ाव हैं। UPSC यही देखना चाहता है कि क्या हमें ये बुनियादी बातें स्पष्ट हैं, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे। हाँ, और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हमने बात की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 66.5 डिग्रीज, और उसकी कक्षा भी NCERT कहती है अंडाकार है, पूरी गोल नहीं। तो क्या ये झुकाव और ये कक्षा का आकार हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही रहा है, मतलब लाखों सालों से? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये हमेशा से बिल्कुल एक जैसे नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं और इसके प्रमाण भी हैं कि बहुत लंबे समय के अंतराल पर हजारों लाखों सालों में पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की डिग्री में थोड़ा बदलाव आता है। ओह। उसकी दूरी भी थोड़ी डगमगाती है, जिसे पुरस्सरण या प्रिसेशन कहते हैं, और उसकी कक्षा का आकार भी, मतलब वो कितनी अंडाकार है, ये भी बदलता रहता है। इन्हें मिलैनकोविच साइकिल्स कहते हैं। हालांकि ये कक्षा 6 NCERT से आगे की बात है। मिलैनकोविच साइकिल्स, मतलब ये झुकाव और कक्षा का आकार बदलते रहते हैं धीरे धीरे। जी, बहुत धीमी गति से, चक्रीय रूप में। तो फिर तो इसका असर पृथ्वी की जलवायु पर भी पड़ता होगा बहुत लंबे समय में, जैसे हिमयुग, आइस एजेस, क्या वो इसी से जुड़े हैं? बिल्कुल, यही प्रमुख सिद्धांत है। माना जाता है कि यही दीर्घकालिक खगोलीय परिवर्तन पृथ्वी को मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा और उसके वितरण को प्रभावित करते हैं, और यही हिमयुगों के आने जाने जैसे बड़े जलवायु परिवर्तनों के पीछे का मुख्य कारण हो सकते हैं। बाप रे, मतलब आज जो हम मौसम देख रहे हैं वो इस बहुत बड़े धीमे चल रहे बदलाव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, एक तरह से ये वाकई में आगे सोचने और जानने के लिए एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है। ये दिखाता है कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक है, कितना बदलता रहता है। वाकई सोचने के लिए एक बहुत बड़ा दायरा दे दिया आपने आखिर में। खैर, आज पृथ्वी की गतियों की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी। जी जरूर, धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.